प्रोटीन, उसको भी सिक्रीट करता है। हेपेरिन, हेपेरिन के इंजेक्शन भी लगते हैं जिनको थ्रोम्बोसिस वगैरह रहता है, जिनके में ब्लड क्लॉटिंग की कंडीशन ज्यादा दिखती है नॉर्मल से ऊपर, उनमें हेपेरिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हो। तो सिक्रेशन ऑफ हेपेरिन, एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेशन ज्यादा हो रहा हो नॉर्मल से ज्यादा, क्या क्लॉटिंग बन रही है, कोएगुलेशन हो रहा है, उसको उसको क्या होगा, उसको हेपेरिन उसके में कम हो रहा होगा अमाउंट, और उसको देना पड़ेगा क्योंकि एंटी कोएगुलेंट क्लॉट को ब्रेक करेगा। कोएगुलेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है कि कोएगुलेट कर गया, एक लिक्विड था वो कोएगुलेट कर गया, लंप बन गया उसमें। लिम्फ फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम बीटा कैरोटीन, जब आप कैरेट खाते हो तो कैरेट के सोर्स से आपको विटामिन ए नहीं मिलता है, कैरेट के सोर्स से बीटा कैरोटीन मिला, एंड बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का कन्वर्जन लिवर में होता है। ये भी जीके का क्वेश्चन है, शायद पता भी होगा तुम लोग। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। वैसे तो मेन काम ये किडनी का है, लेकिन यहाँ पे एंजियोटेंसिन प्रोटीन रिलीज होता है जिसका फंक्शन किडनी में होगा, जो यूज होगा, करेंगे वहां पे बात। प्रोडक्शन ऑफ हीट, थर्मोजेनेसिस, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कभी कभी रेगुलेट करने के लिए आपको इंटरनल टेम्परेचर हाई लो करना पड़ता है, उसके लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्मोजेनेसिस, टेम्परेचर को जनरेट करना। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन ए, डी, ई, के, बी 12, बहुत लो अमाउंट, ये ध्यान में रखना। विटामिन बी 12 के लिए एक चीज ध्यान में रखो, लो अमाउंट रहता है हर जगह, हमें इसलिए सप्लाई लेनी पड़ती है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, जो सॉल्ट वाटर सब कंसंट्रेशन बॉडी में है ना, उसको मेंटेन करना। आयरन, कॉपर एंड पोटेशियम। अब डिजीज से रिलेटेड देखो, हेल्दी लिवर ये नहीं होता अपन के, बहुत नॉर्मल केस में ही किसी के पास होगा हेल्दी लिवर, नहीं होता है। सिंपल फैटी वाले, ये इंडियन एशियन लोग जो हैं वो सिंपल फैटी लिवर वाले होते हैं। फैटी लिवर विद इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, उसके अंदर कोई अल्कोहल वगैरह स्टार्ट कर दिया, अभी बहुत ड्रग वगैरह गई है, मेडिसिन वाली भी ड्रग हो सकती है, सिर्फ नार्कोटिक वाली नहीं, क्लियर। ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट लिवर को देखना पड़ता है क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई करेगा। लीवर सिरोसिस डिजीज होती है, लीवर का इन्फ्लेमेशन और बढ़ गया तो सिरोसिस कॉज हो जाता है। फिर कैंसरस हो गया और बढ़ गया तो कार्सिनोमा आ गया। तो यू कैन रिलेट हियर कि यहाँ पे लीवर के फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ओबिसिटी वगैरह का, डायबिटीज का भी ऑब्वियसली, जो आप ग्लूकागॉन वगैरह देख रहे हो, इंसुलिन ग्लूकागॉन का जो सर्कल होता है जो ब्लड में लेवल ग्लूकोज को मेंटेन करता है, उसमें भी लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फटाफट पैंक्रियाज देखते हैं। लीवर थोड़ा सा वो बाइल वाला पोर्शन एक दिन और देखेंगे डिटेल में। बाकी सिक्रीशन क्या हो रहा है, स्टोरेज कहाँ हो रहा है, लोब क्या है, चलो इसका नाम बताओ, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये क्या स्ट्रक्चर, फटाफट बताओ क्या 20-25 मिनट। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, जिसको अभी हाईलाइट किया, ये स्ट्रक्चर क्या है। एक भी रिप्लाई नहीं, क्या पढ़ाऊं मैं। आसना, आयुष, मनाली, केतकी, बताओ वो क्या स्ट्रक्चर है वो। निनाद, सार्थक, कल की क्लास में तो बताया है। लोब्स का डिवीजन किस चीज से होता है, क्या स्ट्रक्चर होगा। पेल्सिफॉर्म लिगामेंट बताया था ना बेटा, दो लोग के बीच में पेरिटोनियम का एक्सटेंशन, दैट इज फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। चलो, ठीक है, तो स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया से ध्यान में रखो। ये क्या हो गया,
ये हो गया राइट, ये है लेफ्ट लोब, डक्ट निकली, अगेन डक्ट ध्यान में रखो, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, देन आगे बढ़ रही है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, देन आगे बढ़ी एम्पुला, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, देन आपका ड्यूडेनम। तो अब आपको क्या देखना है, अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस वन, दिस इज द लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको कवर करना है। पैंक्रियास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी कवर किया, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, कंपाउंड है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। डक्ट सिक्रीशन, डक्ट वाला सिक्रीशन भी करेगी एंड डायरेक्ट ब्लड को भी देगी, हार्मोन का सिक्रीशन भी है, पैंक्रियाटिक जूस का, एंजाइम्स का भी सिक्रीशन है। इलोंगेटेड ऑर्गन, लंबा है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, कल भी बताया, अब यहाँ पे बता दें हम लिम्स, यहाँ पे हेड ऑफ पैंक्रियास फिट हो गया। The exocrine portion secretes an alkaline pancreatic juice. एक्सोक्राइन से क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस, उसको कलेक्टिवली बोल रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस, एंड ब्लाइंडली आपको चले जाना है कि ये एसिडिक नेचर में नहीं होगा, ये अल्कनाइन नेचर में होगा। क्लियर, फिर से देखो इमेज, ये हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया, अब क्या देखना है अपने को, सिर्फ ये body divided into three parts, pancreatic body divided into three parts, head, body and tail. Clear? वन बाय वन कुछ चीजें यहाँ पे बताएंगे, जब जो चीज बताएंगे वही इमेज में देखना है, इधर उधर नहीं देखना। क्लियर? अब ये तो हो गया पैंक्रियास, इसकी पोजीशन की बात करते हैं। ड्यूडेनम की सी शेप ड्यूडेनम में फिट है, दोनों लिम्ब के बीच में। क्लियर? कहाँ तक फैला हुआ है, स्प्लीन तक, स्प्लीन किधर होगी, लेफ्ट साइड में, इसके नीचे क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का स्प्लीनिक फ्लेक्सर। जो चीज बता दिया ना बेटा पहले, वो चीज तो भूलना नहीं चाहिए तुम लोग को याद नहीं रह रहा है, इसका मतलब समझ लो, सिंपल सा इंडिकेशन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की चीजें याद नहीं है मतलब डॉक्टर बनने के अभी बहुत दूर हो। ये डिफरेंस उतना कम होगा जितनी जल्दी तुम मेरी बताई हुई पिछली क्लास की चीजें दिमाग में रखोगे। स्प्लीन के साइड में स्प्लीनिक फेसर किसका पोर्शन रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, जो टेल वाला नैरो पोर्शन है, पॉइंटेड पोर्शन, वो स्प्लीन की लोकेशन की वजह से वहां उसको नैरो होना पड़ता है, और ब्रॉडर पोर्शन सी शेप ड्यूडेनम है इसलिए वो हेड ब्रॉडर। क्लियर? बाकी आपको सब चीजें पढ़नी है। तो दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो एंडोक्राइन सेल प्रोड्यूसेस हार्मोन नेम्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्लियर? सेल्स एंडोक्राइन क्या क्या होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, देन एसिनाई की बात की है, मतलब एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एक ग्रुप, तो अभी आते इन सबके बहुत सारे इमेज लगा रखे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो जो भी वहां पे सेल होंगी जो कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन करेंगी, वो एक अलग डक्ट में सिक्रीशन को भेजेंगी, ठीक है, एंड वहां से डक्ट ऑफ रेवेनस, इन सब से सारी आपकी डक्ट कलेक्ट करके डक्ट ऑफ वर्सिंग बनती है, जो कि आपकी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो वन बाय वन एक एक चीजों को देखते हैं। Situated below and behind stomach, correct. In the concavity, concave surface. Here, this is concave. ऐसे ऐसे अगर हम बनाएं तो ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉन्केव हो गया, ये कॉन्वेक्स ये कॉन्केव। लेंस पढ़े हो गए, लाइट वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ते हो। In the concavity of C-shaped duodenum extending up to spleen, compact comma-shaped and pinkish in human. अब सिर्फ अगर हम पैंक्रियास को ही देखें तो इसको घुमा के ऐसे कर दें अगर हम, तो ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर तो है, ऐसे ही तो कॉमा बनाते हो आप, तो कॉमा शेप हो गया। क्लियर? कॉम्पैक्ट कॉमा शेप एंड पिंकिश इन ह्यूमन, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड इन ह्यूमन। डेटा नोट डाउन करना एक जगह, लेंथ वगैरह जहां पे भी लिख रहे हो। स्मॉलर देन लिवर बट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फर्स्ट लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, लाइन में ही लिखा हुआ है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए।
यही लिखा है लीवर। लीवर, क्लियर। Smaller than liver, but it is the second largest digestive gland. अब पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की लार्जेस्ट है। अब पता चला पूछा है सैलिवरी ग्लैंड का लार्जेस्ट और ऑप्शन में दिया हुआ है लीवर, और तुमने खटखटाकर केवल लार्जेस्ट ग्लैंड को ही समझा, सैलिवरी गायब कर दिया। Gland in vertebrate body 16 to 90 gram in weight in human, divisible into head, body, tail. Head is the broadest part which fits into concavity of duodenum. Tail is the narrowest part. Tapering part near spleen. एक बार जब लिखना तभी एक सेंटेंस फ्रेम कर लेना। क्लियर। हेड ब्रॉडेस्ट है, कॉन्केविटी में फिट है, टेल नैरोएस्ट है, टैपरिंग पार्ट है, नियर द स्प्लीन है, मिडिल पार्ट बिटवीन हेड एंड टेल इज कॉल्ड बॉडी। वैसे यहाँ पे लिखे ना हेड बॉडी टेल, तो इसके ही साथ साथ 3 पॉइंट ये लिख लोगे। ठीक है, फिर से देखो। मेजर ड्यूडनल पैपिला मतलब एम्पुला ऑफ वेटर, क्लियर, कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट होगी वही, ओपनिंग, पैंक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग, एंड देन आपका आगे वाला मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, कवर्ड बाय सीरोसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरोसा और सीरस कैप्सूल। कल मैंने एक इमेज शेयर किया था, उसको ध्यान से देखना। व्हाट इज सीरस कैप्सूल वर्सेस ग्लेसन्स कैप्सूल। क्लियर। जो भी कवरिंग बन रहा है उस पर्टिकुलर विसरल ऑर्गन की अपनी कवरिंग, दैट इज सीरोसा लेयर रहेगी, सीरस कवर। क्लियर। पेरिटोनियम एंड इंटरनल, अब सीरस क्या हो गया, फॉर्म बाय एक्सटर्नल विसरल पेरिटोनियम। तो यहाँ पे सीरस कैप्सूल किससे बनेगा बेटा, देखो जो विसरल कैविटी है ना आपकी, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैविटी है और उसके अंदर ऑर्गन अपना घूम रहे हैं, वो सब बाइंडेड है, एक दूसरे से अटैच्ड है। तो पेरिटोनियम जब उसने विसरल ऑर्गन को कवर किया तो वो क्या हो गई, सीरोसा। फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल विसरल पेरिटोनियम एंड इंटरनल कनेक्टिव टिश्यू लेयर। अंदर की तरफ सिरोसा के ऊपर की तरफ पेरिटोनियम हो गई, अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू हो गया। द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है, जो आप बार बार मेन मेन बोल रहे थे ना, ये ध्यान में रखना। दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन, ये जो पूरा बन रहा है ना आपका, ये डक्ट ऑफ विल्सन इज फॉर्म फ्रॉम स्मॉलर डक्ट्स विद इन पैंक्रियाज। और हर एक एसिनाई, हर चैम्बर से निकलने वाली डक्ट फिर आपकी एक मेन डक्ट बनाएगी और पूरा पैंक्रियाज का सिक्रेशन उस मेन डक्ट में आएगा। ओपन्स इनटू हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला एक्वेटर, ये तो कितनी बार आ गया। नाउ ध्यान देना, अब इस इमेज पे फिर से हम मार्क कर रहे हैं एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा ये अभी रुक जाओ, बताया नहीं इसको। ये देखो, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जा रहा है, जो आपका हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक डक्ट और है, ध्यान से देखना, इसको इवोल्यूशन में बड़े इंपॉर्टेंस दिया गया है। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इन अ केस, किसी केस में अगर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से प्रॉपर सिक्रीशन नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे विदाउट, ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई इलाज मिल जाएगा, क्योंकि बाइल भी नहीं पहुंचेगा। तो दिस इज जस्ट एक एक्सटेंशन वहां पे और है, जिसको कोई भी स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हर टाइम सिक्रीशन जाता रहता है पैंक्रियाटिक जूस का, क्योंकि ये इसी डक्ट से निकली हुई है। जैसे सपोज कि किसी बड़ी नदी से छोटी नदी निकल गई और ये बड़ी नदी आगे बढ़ गई, तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर समझ। और इसको कोई स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं करता है, ये होती है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। डक्ट ऑफ विल्सन क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एंड डक्ट ऑफ एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, जो आपकी ड्यूडेनम में उसकी ओपनिंग रहेगी और विदाउट कंट्रोल ऑफ एनी स्फिंक्टर। क्लियर, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, एंड दिस इज डक्ट ऑफ विल्सन। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन, एंड एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। क्लियर। अब एक चीज और बताते हैं आपको, तुमने वो देखा है जो
सीरियल आते थे तो रामायण महाभारत कहीं पे भी जहाँ पे इंद्र जी का वज्रासन दिखाया हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, दिखा है? हाँ या ना तो बोल दो। देखा है बेटा? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी बस सुन लो। तो ये कैसा है, एक स्ट्रक्चर। जैसे चलो चलो, कोई तुम लोग नॉनवेज तो खाते ही हो, तो अगर कोई मेरे ख्याल से मिलता ही होगा ऐसा बोन, पूरी फिश में बोन गया हो ऐसा सप्लाई। मैं तो खाया नहीं है लेकिन इतना पता है कि इस तरीके का होता है। तो एक फिश में आपको अगर सिर्फ बोन ऐसे निकालो तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। हाँ ये देखा है, वेरी गुड, क्लियर। तो उसी तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। और यहाँ से आप ये समझो कि यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स हैं, बहुत सारे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हैं जिसको एसिनाई बोल रहे हैं। जैसे लंग्स में एल्वेलाई होते हैं वैसे यहाँ एसिनाई होते हैं, उनमें सिक्रीशन हो रहा है और वो सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू आ रहा है, क्लियर। एंड सब अपने मेन डक्ट में रिलीज कर रहे हैं, एंड मेन डक्ट इज डक्ट ऑफ विल्सन, जो आगे जाके हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बना रही है और ओपनिंग बॉडी ऑफ स्फिंक्टर से कंट्रोल है। इसी मेन डक्ट से एक और निकल रही है जो जाके आपका क्या बना रही है, क्या बना रही, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट को बना दिया, और उससे स्मॉल अमाउंट में पैंक्रियाटिक सिक्रीशन चलता रहता है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन, मेन काम यही करेगी, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो मेन काम यही करेगी। The sphincter of Oddi controls the opening of hepatopancreatic duct, and which duct is involved in the formation of hepatopancreatic duct? That is main pancreatic duct. इसलिए मैं बार बार बोल रही थी, जब आप मेन बोल रहे हो मतलब और भी डक्ट हैं, ठीक है। और उसी डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, एंड दिस इज डक्ट ऑफ सेंटोरी। अब आगे आपको ये इमेज सब लोग बना के रखोगे। डक्ट से रिलेटेड तो स्फिंक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये आ रही है आपकी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बाइंड की पैंक्रियाटिक डक्ट से, ये बन जाएगा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, एक पार्ट इससे निकला तो डक्ट ऑफ सेंटोरनी बन गई, एंड दिस इज डक्ट ऑफ विल्सन, दिस इज डक्ट ऑफ सेंटोरनी। एकदम सिंपल सा। और ये क्या है आपका पैंक्रियाज, ये क्या है आपका ड्यूडेनम। फिर से देख लो, ये मेन हेपेटिक, ये एसेसरी, ये मेन पैंक्रियाटिक। accessory duct, duct of Santorni, sphincter of Oddi, present with the hepatopancreatic duct, duct of Wilson, main pancreatic duct। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी देखो और फिर से देखो, अब ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें आपको बहुत सारे फोल्ड 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 से दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बहुत अनइवन सा कुछ स्टोरेज पोर्शन सारा है। उसी को आप इनलार्ज कर रहे हो, जरा सा देख रहे हो, तो आपको इस तरीके की ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रही है, और यही ब्रांच स्ट्रक्चर मिलके सब क्या बना रही है, एक कॉमन मेन डक्ट बना, ठीक है। इसको भी लार्ज करते हैं, थोड़ा सा और लार्ज करते हैं, पहुंचना तो हमें जैसे हेपेटोसाइट तक पहुंचे थे वैसे ही हमें एसिनाई तक पहुंचना है, क्लियर। तो एसिनाई जो कि इंटेस्टाइनल, सॉरी पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करें, क्लियर। और लैंगरहैंस के सेल्स कहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखो, लैंगरहैंस की सेल्स, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये क्या करेंगे आपकी हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। तो अब इसको इनलार्ज करके अपन देख रहे हैं, तो एसिनाई है, जैसे लंग्स में एल्वोलाई होता है, बार बार यही एग्जांपल देते हैं। एसिनाई आपको ब्रेस्ट में बताऊंगी, रिप्रोडक्शन सिस्टम में, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, वहां पे ये बात आएगी। और ये पैंक्रियाटिक एसिनाई है, ठीक है। तो एसिनल सेल सिक्रीट करेंगी एक अपनी छोटी छोटी डक्ट में, और उसके बाद वो कॉमन डक्ट में जाएंगी, और देन वो मेन डक्ट में चलेगी, क्लियर। इसी तरीके से अल्फा बीटा सेल्स हैं, पीपी सेल्स हैं, ये सारी सेल्स हार्मोन में रोल प्ले करेंगी। तो आज सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन खत्म कर लेते हैं। डक्ट सेल जो डक्ट बनाने में रोल प्ले करेंगी, एसिनर सेल जो सिक्रीशन करेंगी किसका, पैंक्रियाटिक जूस का, पैंक्रियाटिक कंपोजिशन जो एंजाइम वगैरह चलेंगे उनका सिक्रीशन, एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू आइलेट ऑफ लैंगर सेल्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करेंगे। इसमें अल्फा बीटा डेल्टा पीपी सेल सारी सेल। अब क्योंकि ये हार्मोन है तो इनका डायरेक्ट सप्लाई कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। वो एक्सोक्राइन है तो उसकी डायरेक्ट सप्लाई कहाँ आई,
डक्ट में आ रही है, एंड डक्ट से फिर वो पूरा मेन डक्ट तक ट्रेवल कर जाएगी। क्लियर? फिर से समझो, ये हो गई सेल, डक्ट सेल्स हैं। क्लियर? ये एसिनाई है, ये सिक्रीशन कर रही है। सिक्रीशन छोटी छोटी डक्ट में, कॉमन उनकी जो डक्ट है, आगे जाके वो और एक डक्ट बना रही है, ये सारी एसिनाई से बाइंड की, और फिर आपका ये पैंक्रियाज की मेन डक्ट बन रही है पैंक्रियाटिक ल्यूमेन को फेस करते हुए, और यहाँ पे सिक्रीशन ट्रेवल करके आगे जाएगा आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी की तरफ, मतलब ड्यूडनम की तरफ। ठीक है बच्चा? अब ध्यान देना, सोडियम बाइकार्बोनेट में हर जगह मार्क करा रही हूँ, क्वेश्चन आता है। डक्ट सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो एंजाइम सिक्रीशन नहीं कर रही है, डक्ट सेल क्या कर रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट को सिंथेसाइज कर रही है। सिक्रीट सोडियम बाइटो, जब सिंथेसाइज होगा तभी सिक्रीट होगा ना। क्लियर? और वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि उसको भी जाके आगे एसिड से रिएक्ट करना है। ठीक है बच्चा? एसिनर सेल सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, एमसीक्यू है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एसिनर सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से एंजाइम्स? मिक्स हैं, अभी देखेंगे टाइप्स। क्लियर? पैंक्रियाटिक एसिनाई फॉर्म द एक्सोकाइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास। कुछ कह रहा है कोई? यस मैम, वेरी गुड। फिर से देखो, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस होके वो यहाँ पे रिलीज होंगे और आगे ट्रैवल कर जाएंगे। क्लियर? क्लियर? ये रियल इमेज है, स्लाइड्स हैं, एसिनाई दिख रही है, इंटरलोबुलर डक्ट दिख रहा है, ये सब खुद जाओगे, बनाओगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो कि हार्मोन को सिक्रीट करे, और ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई रहेगी। पैंक्रियाटिक जूस, अब हमारे काम की चीज है पैंक्रियाटिक जूस, जहां से एमसीक्यू सॉल्व होने। सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। किससे आया? किससे आया? एसिनाई से आया क्या? नहीं आया एसिनाई से बेटा, डक्ट सेल से आया है, जो ट्यूब बनाने में रोल प्ले कर रही है। सिंथेसिस इधर, ट्यूब ये। क्लियर? ट्यूब बनाने में जो सेल्स रोल प्ले की वो डक्ट सेल्स है, और डक्ट सेल्स क्या सिंथेसाइज करती है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 3 प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम। एंजाइम के नाम तक आएगा बेटा क्वेश्चन, हम बार बार बता रहे हैं। इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, जब जब जेन लगा दोगे वो इनएक्टिव फॉर्म होगा। पेप्सिनोजेन ऑलरेडी देख चुके हैं स्टमक में, दैट्स वाई हमने एक्सप्लेन भी किया था, वो इनएक्टिव रहेगा। जब कन्वर्ट होगा तो पेप्सिन में होगा, देन पेप्टिक प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। तो रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, जस्ट एंजाइम अभी ध्यान रखो। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दीज आर द, ये दोनों इनएक्टिवेट एंजाइम है, जो कि पूरा एंड्रोकाइनेज और सारी एक्टिविटी से वो कन्वर्ट होंगे, और एक्टिव में जब आ जाएंगे देन डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ड्यूडनम में। एंजाइम्स ये तो हो गए प्रो एंजाइम्स, ध्यान में रखना। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड है, अब इसके आगे जेन नहीं लगा है तो ये नहीं कि ये एक्टिव है। क्लियर? प्रो एंजाइम्स मतलब फंक्शनल एंजाइम के पहले, प्रिमिटिव एंजाइम। क्लियर? फंक्शनल फॉर्म के पहले, बिफोर, बिफोर फंक्शनल फॉर्म। नाउ एंजाइम्स, जो डायरेक्ट एंजाइम है फंक्शनल फॉर्म में ही है। अमाइलेज आ रहा है, कौन सा अमाइलेज? एक तो सलाइवरी ग्लैंड में आया था, दैट्स वाई स्पेसिफिक करना पड़ेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। डीएनएज, डीएनए पे एक्ट करेगा। आरएनएज, आरएनए पे एक्ट करेगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लिपिड पे एक्ट करेगा। तो दीज आर द एक्टिव एंजाइम synthesized by the pancreas and these are the inactive enzymes synthesized by the pancreas। क्यों करते हैं एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में? ताकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये कहीं अपने ही ऑर्गन को डैमेज ना करते। तो एज पर सिग्नल, एज पर रिक्वायरमेंट वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, अपना काम करेंगे और खत्म हो जाए। ठीक है? एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक एनालिस, डीएनएज, आरएनएज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। अगर किसी का भी दिमाग यहाँ पे अटक रहा है कि ये डीएनएज आरएनएज क्या करेंगे, तो बेटा जो आपने फ्रूट खाया है उस फ्रूट के अंदर भी सेल थी, उस सेल के अंदर भी डीएनए आरएनए था, बस इतनी चीज याद रखो। जो वेजिटेबल खाया है उसके अंदर भी टिश्यू था, उसके अंदर भी सेल था, उसके अंदर भी डीएनए आरएनए है। तो उसी को डाइजेस्ट करने के लिए ये डीएनएज और आरएनएज वर्क करेंगे, ना कि पैंक्रियाटिक सेल के डाइजेशन को करेंगे।
पैंक्रियाटिक सेल के अंदर भी डीएनए आरएनए होगा। कंपोजिशन पैंक्रियाटिक जूस का, अगेन सब में वाटर ज्यादा है, कंपोनेंट तो कम ही है। वाटर है 98.5%, सॉलिड जिसमें आपके एंजाइम प्रोटीन सब आ जाएंगे वो है 1.5। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक प्रोटीन पे वर्क करने वाले, दूसरे कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करने वाले, एंड तीसरे लिपिड पे वर्क। 3 मेजर कैटेगरी। डीएनए आरएनए यही कहीं लिखा हो, प्रोटीन के साथ पता नहीं क्यों लिख देते हैं बुक वाले, समझ में नहीं आता मुझे, बट आप भी पढ़ोगे आगे तो पहले जाओगे तो पैंक्रियाटिक जूस को डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंड सीएचओ ग्रुप याद है, कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप, सीएचओ स्प्लिटिंग एंजाइम, फैट स्प्लिटिंग एंजाइम, ये कैटेगरी है उसकी। तो प्रोटियोलिटिक में ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन, कार्बोनिल पॉलीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोनिल पॉलीपेप्टाइडेज इसका इनएक्टिव फॉर्म होगा, आरएनएज डीएनए, सीएचओ स्प्लिटिंग मतलब एल्डिहाइड स्प्लिटिंग, पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, क्लियर। फैट स्प्लिटिंग कुछ नहीं तो पैंक्रियाटिक लाइपेज ध्यान ही रखना है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेगा, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड पे एक्ट करेगा, बट आपको पैंक्रियाटिक लाइपेज ध्यान, नेम है सब, एक बार बस पढ़ डाउन। ऑर्गेनिक में ये सब हो गए बायोमोलिक्यूल्स वाले पोर्शन आपके। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं आयनिक फॉर्म में, क्या होंगे, या तो कैटायन होंगे या तो एनायन होंगे। कैटायन में सोडियम है ही, कार्बोनेट तो कहीं नहीं भूलना है अपने को, कार्बोनेट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और ये सब मसल्स एक्टिविटी, ब्रेन, नर्वस सप्लाई सबके लिए चाहिए, तो ये सब वहां पे आपका घूमते टहलते बना रहेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये सब वहां पे प्रेजेंट रहे। एनायंस, कैटायंस, जस्ट एक बार इनको देख लें, क्या करें, याद तो करना पड़ेगा, आगे जा रहे हो डॉक्टर बनने, इन सबकी एक्टिविटी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, इन पे कैसे ड्रग वर्क करेगा वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पैंक्रियाटिक जूस आप देख रहे हो, फिर से देखो ध्यान से, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करने वाला, ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया लिपिड पे, तो मेजर ग्रुप यही होंगे। पैंक्रियाटिक जूस एल्कलाइन इन नेचर, हैज द हाईएस्ट डाइजेस्टिंग पावर, तभी जाके कंप्लीट डाइजेशन आप बोलते हो ना, कंप्लीट डाइजेशन होगा, वो पैंक्रियाज में ही क्यों होगा, क्योंकि पैंक्रियाटिक स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होगा, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस का आना बहुत जरूरी था, ये सारा मटेरियल लेके आ रहा है, लिवर से एंजाइम नहीं आया, लिवर से बाइल आया है जो लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, और जो फैट फूड में है उसको उसका वो इमल्सिफिकेशन कर देगा, क्लियर। about 1 liter, say less than 1 liter of pancreatic juice of pH 8 to 8.5 8.3 is secreted per day। वाटरी है, देखा अभी हमने 98.5 कंसंट्रेशन अमाउंट तो वाटर का ही प्रेजेंट है। और डक्ट का सिस्टम समराइज कर दे रही हूँ, क्या क्या आपके पास आए थे, एंजाइम्स, एंजाइम्स का पोर्शन है इसलिए ध्यान देना, यहाँ लिवर नहीं लिखा है, जबरी नहीं घुसा देना लिवर। एंजाइम की बात हो रही है, मेजर एंजाइम्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और भी एंजाइम्स थे साथ साथ सब जगह नोट डाउन कराया, और रिएक्शन में सब देखेंगे। सलाइवा में मेन एंजाइम अमाइलेज, टाइलिन, क्लियर। गैस्ट्रिक जूस में मेन एंजाइम पेप्सिन, रेनिन वगैरह भी होता है, मेन एंजाइम पेप्सिन, रेनिन भी ध्यान में रखना, रेनिन कैसीन डाइजेशन के लिए, मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए रेनिन होता है। क्वेश्चन में भी मिला होगा तुम्हें ये, RENIN, रेनिन इज हार्मोन, एंड RENNIN, रेनिन इज प्रोटीन, क्लियर। देन आपने अभी पैंक्रियाटिक जूस में देखा ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, बाकी लिपिड के बाइल की बात नहीं हो रही क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स। रिलीज कहाँ से हुआ, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ ड्यूडनल जूस भी है जिसको बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस, एंट्रिकस CHUS होता है कि CUS होता है, सक्कस एंट्रिकस उसको कलेक्टिवली बोलते हैं, और तुम्हें वहां पे दिया होगा नोट्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन जब पढ़ा है।
स्लाइटली एल्कलाइन, ये पीएच की बात हो गई। 7 to 8, 1 to 2, 1 to 3 तक भी जा सकता है। एंड यहाँ पे एल्कलाइन रहेगा। अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल, अब आपको क्वेश्चन आ गया कि एमाइलेज किस पीएच पे एक्टिव होता है और उसमें न्यूट्रल ऑप्शन देखा है, तो न्यूट्रल इज मोर एक्यूरेट। क्लियर, न्यूट्रल पे जाना। पेप्सिन किस पीएच पे वर्क करता है, पेप्सिन देगा तो किस पीएच पे वर्क करता है, और स्मार्ट क्वेश्चन बनाएगा तो पेप्सिनोजेन वर्क्स ऑन, और दे देगा नन, तो पेप्सिनोजेन तो वर्क ही नहीं करेगा, पहले कन्वर्ट होगा वो पेप्सिन में। क्लियर, तो नन वाला करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन एसिडिक पीएच पे वर्क करेगा, इसलिए वो स्टमक में रिलीज हो रहा था। पेप्सिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया भी तो भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पीएच चाहिए एसिडिक, हाईली एसिडिक। स्लाइटली एल्कलाइन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडनम में, जहां से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, और ड्यूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सक्कस एंट्रिकस रह रहा है, उसका पीएच क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन। क्लियर, तो ट्रिप्सिन के लिए पूछे तो आपको पीएच ध्यान में रखना है एल्कलाइन। एमाइलेज एल्कलाइन, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज न्यूट्रल, यहाँ पे एमाइलेज पैंक्रियाटिक एमाइलेज एल्कलाइन। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, अब इन सब चीज पे बात करेंगे अपन जब रिएक्शन की बात। The pancreatic juice helps in the digestion of starch, protein, fat, nucleic acid. Therefore, pancreatic juice is also called complete digestive juice. बताया मैंने. Why is an enzyme secreted in the inactive form? Simple. वो अपने को डैमेज ना करे, सेल खुद की ऑर्गन खुद के टिश्यू को डैमेज ना करे, इसलिए वहां पे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में वो सिंथेसाइज है। क्लियर, अब सेल के फंक्शन याद करो, रिकॉल करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, देन वेसाइकस, इन्हीं वेसाइकस में एंजाइम्स हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो बना रहे हैं वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन हो गया। चलो ये एसिनाइज सेल है, तो एसिनाइज सेल से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है, एंजाइम्स हैं इसमें पैक्ड है वेसाइकल्स में। पता है सबको, गोल्जी इज द मैन्युफैक्चरिंग साइट, मैचुरेशन साइट। यहाँ से पैकेट में पैक होके, अब लाइसोसोम होगा तो लाइसिस वाले एंजाइम चले जाएंगे उसके अंदर। यहाँ पे हम सिक्रेटिंग वेसाइकल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, प्रो एंजाइम्स जो भी आप देख रहे हो, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, वो सब यहाँ पे पैक्ड रहेंगे और सेल के बाहर वाया बाहर आ रहे हैं तो एक्सोसाइटोसिस से रिलीज हो जाएंगे। देखो ये फास्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं कोई नई चीज बता ही नहीं रही हूँ, मैं तो रिलेट कर रही हूँ, ये सेल चैप्टर की चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही थी तो फटाफट गोल्जी अपरेटस आज से 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आज रिवाइज करो, ठीक है। ल्यूमेन ऑफ एसिनाइन सब रिलीज होके ल्यूमेन में आ जाएगा। ओके बेटा, इतनी चीजें क्लियर है। कन्वर्जन की बात करेंगे अब बाद में, चलो ठीक है बेटू, बच्चा पार्टी। तो यहाँ तक का सिलेबस रहेगा आपका, टेस्ट का सिलेबस पढ़ लो अच्छे से। सारे सिक्रीशन को अभी शॉर्ट हम रिवाइज करा दे, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, एकदम अच्छे से बेटा। सारा पहले आप सिस्टम पढ़ डालो, जैसे मैंने पढ़ाया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या पढ़ रहे हो, ट्रैक को पहले पढ़ लो। एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा आपने, एलिमेंट्री कैनाल। देन आपको क्या पढ़ना है, एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को कैसे पढ़ना है, लेयर, लोकेशन, किसके बीच में है, कहाँ जाएगा। क्लियर, अगर स्फिंक्टर वॉल्व है कुछ मतलब टाइप्स, उसके पार्ट डिवाइड हैं, पार्ट, ठीक है। जैसे स्टमक डिवाइड हो गया पाइलोरिक में, कार्डियक में, फंडस में, तो इस तरीके से पार्ट डिवाइड है, तो वो ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या देखना है, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन के म्यूकोसा लेयर में मैक्सिमम चेंजेस हैं, म्यूकोसा लेयर में, उसको देखना है आपको, कैसे चेंजेस हैं, क्या सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक पिट क्या है, सेल्स क्या है, चीफ सेल्स क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या है, कौन क्या सिक्रेट कर रहा है, गॉबलेट सेल कहाँ है, क्या सिक्रेट कर रही है, विलाई क्या है, लैक्टियल क्या है। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक। अब एसेसरी ग्लैंड में ग्लैंड्स की लोकेशन क्या क्या है, लोकेशन, पहले तो टाइप्स आएगा, टाइप्स, टाइप्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, देन लोकेशन, देन डक्ट, कोई स्फिंक्टर है तो स्फिंक्टर, वॉल्व है तो वॉल्व, देन आपको उसका सिक्रीशन,
उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसके सिक्रीशन में क्या क्या कंपोजिशन है, और कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दिया है कि क्या चीज वो डाइजेस्ट कर रहा है, किस में एक्ट कर रहा है, वो सब आपको एक पूरा रिकॉल करते हुए लिंक बाय लिंक अब 2 दिन 3 दिन में आप पूरा रिंग करके पढ़ो और संडे का अच्छे से टेस्ट दो। ठीक है, कल तक अगर तुमने खुद कह दिया कि हाँ मैम ये चीजें आप रिवाइज करा दो, तो मैं सुबह रिवीजन क्लास ही ले लूंगी। नहीं कहोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। फिर दिस इज अप टू यू टोटली, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। संडे का एग्जाम मेरे को अच्छा चाहिए क्योंकि ये पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट है और विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन है। तो नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप मेरे दिए हुए कंटेंट को आपने कितना पढ़ा, कैसे प्रिपेयर, इमेजेस ध्यान में रखो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, सब कुछ मतलब 1 to 1 एकदम क्लियर कट चलना चाहिए। अगर इसमें आपने कुछ भी चीजें छोड़ी, लेयर से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, तो आप डाइजेशन कर ही नहीं पाओगे, पूरा डाइजेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग को। कोई डाउट हो तो सबको मोस्ट वेलकम है, सब पर्सनली पूछ लेना। सॉल्व करके अगर मुझे रिप्लाई कर दोगे तो कल हम रिवीजन लेक्चर ले लेंगे यहाँ तक का। अगर सब कुछ अच्छा है, स्मूथ में प्रिपेयर है, तो आगे बढ़ेंगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट।